मनोज एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वो एक हट्टा-कट्टा नौजवान था। वो एक बैटरी रिक्शा चलाया करता था और उसी बैटरी रिक्शे से वो अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके परिवार में उसके पिता नहीं थे, उनकी 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। उनके घर में उसकी माताजी थीं, जो अक्सर बीमार रहा करती थीं। मगर मनोज उनका बहुत ही अच्छे से ख़्याल रखता था। मनोज जो भी बैटरी रिक्शा से कमाई होती थी, वो अपनी माँ के इलाज में लगा देता, साथ ही घर गृहस्थी भी देखा करता था। सब कुछ वो बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहा था, वो एक ज़िम्मेदार लड़का था। एक दिन मनोज की माँ, जो कि बीमार रहा करती थी, उसको मनोज की बहुत ही ज़्यादा चिंता सताया करती थी। इसलिए एक दिन मनोज की माँ मनोज को अपने पास बुलाती है और मनोज से कहती है कि बेटा, पता नहीं कब भगवान का मुझको बुलावा आ जाए और मैं ना रहूं। मुझे तेरी चिंता बहुत ज़्यादा सताती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तू जल्दी से जल्दी शादी कर ले, जिससे तेरा घर बच जाए और मैं खुशी खुशी मर सकूं। तभी मनोज अपनी माँ से कहता है कि माँ, ऐसी बात क्यों करती हो? तुम हजारों साल जियो, मैं यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल तो रख रहा हूँ ना। मगर मनोज की माँ कहती है कि बेटा, मैं एक माँ हूँ और एक माँ ही जानती है कि वो अपने बच्चे के बारे में क्या क्या सोचती है। मैं चाहती हूँ कि तेरा घर बच जाए और तेरी भी ज़िंदगी बन जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। मनोज, जो कि अपनी माँ को बहुत ज़्यादा चाहता था, तो वो ये सोचने लगता है कि ठीक ही कह रही है शायद मेरी माँ कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए वो अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, आप कोई रिश्ता देखो, मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँगा। अब मनोज की माँ अपने भाई यानी कि मनोज के मामा को बुलाती है और वो उनसे कहती है, भैया, मैं तो उस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं मनोज के लिए कोई रिश्ता ढूंढ सकूँ। मैं बस आपसे एक ही विनती करती हूँ कि आप जल्द से जल्द इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ दें, जिससे कि मेरी चिंता खत्म हो। मनोज के मामा अपनी बहन से यही कहते हैं, बहन परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ दूंगा। मनोज भी यही चाहता था कि अगर एक औरत घर में आ जाएगी, तो वो मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखेगी और मैं अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकूंगा। अब मनोज ये बात कहकर अपने काम पे निकल जाता है। अब मनोज के मामा उसी शहर में एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाते हैं जहाँ पर मनोज रहा करता था। मनोज बेसिकली बस्ती में रहा करता था। बस्ती एक उत्तर प्रदेश का शहर है। अब मनोज लड़की को देखने के लिए उनके घर जाता है। लड़की के पिता धनी राम, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, लेकिन मनोज को गरीबी से कोई लेना देना नहीं था। वो स्वयं गरीब था। वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। जब वो लड़की को देखने के लिए उनके घर जाता है, तो वो लड़की को देखता है। लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो सुंदर के साथ साथ सुशील लड़की भी थी। मनोज सीमा को पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लेता है और कुछ दिनों बाद सीमा और मनोज की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। अब सीमा मनोज के घर आ जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मनोज अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहा करता था। वो बैटरी रिक्शा चलाने जाता, शाम को घर आता, अच्छे पैसे कमा के लाता और अपनी घर गृहस्थी को देखता। सीमा भी घर का पूरा काम संभाल लेती है। सीमा मनोज की माँ का बहुत ही अच्छे से देख रेख करती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 4 महीने बाद मनोज की माँ का देहांत हो जाता है, जिससे मनोज बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। खैर, विधि का विधान है, जो इस धरती पर आया है उसे तो यहाँ से जाना ही है। कुछ दिनों बाद मनोज भी इन सब बातों को भूल जाता है और अपनी घर गृहस्थी में लग जाता है। मनोज और मनोज की पत्नी बहुत ही अच्छी तरीके से घर गृहस्थी को संभाल रहे थे। तभी एक दिन एक एक्सीडेंट में मनोज के दोनों पैर चले जाते हैं। मनोज अपाहिज हो जाता है। उसके दोनों पैर टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि अब ये कभी चलने लायक नहीं रहेगा। इसलिए उसके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। कुछ पैसा तो मनोज के इलाज में लग जाता है और कुछ पैसा घर गृहस्थी में लग जाता है। कुछ दिनों बाद मनोज की पत्नी की सीमा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रह जाते हैं। मनोज इस बात को जानता था। मनोज अब करता भी तो क्या करता, वो अपाहिज हो चुका था और सीमा भी ये बात जानती थी कि मेरे पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, मैं उनसे क्या मदद लूँ। खैर, सीमा मनोज से कहती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही बात कह के सीमा आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगने लगती है कि मुझे काम दिला दीजिए। सीमा के बगल में ही एक शकुंतला नाम की औरत रहा करती थी। वो सीमा को एक घर में नौकरी दिला देती है, जहाँ पर सीमा खाना पीना बनाने का काम किया करती थी।
वहाँ पर वो झाड़ू पोछा भी लगाया करती थी, साथ ही साथ खाना पीना भी बना दिया करती थी। वो सुबह जाती और शाम को 7 बजे आती। जहाँ सीमा काम किया करती थी उस घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था, उसकी पत्नी नहीं थी और उसका बेटा व्यापार के सिलसिले में से हमेशा बाहर रहा करता था। सीमा को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो बड़े ही अच्छे से अपने काम को कर रही थी। एक दिन नीरज, जो कि उस औरत का बेटा था, जहाँ पर सीमा काम किया करती थी, वो वापस आ जाता है। वो वापस आता है, जैसे ही वो खाने में बैठता है तो देखता है कि एक औरत उसके लिए खाना लेकर आई है, जो कि सीमा थी। वो सीमा को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि सीमा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसके यौवन को देखता ही रह जाता है। खैर, वो अपनी माँ से पूछता है ये कौन है। तभी उसकी माँ उसको बताती है कि ये काम करने वाली बाई है, इसको हमने काम करने के लिए रखा हुआ है। खैर, नीरज अपनी दिनचर्या में लग जाता है, मगर नीरज सीमा के बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी उसको पता चलता है सीमा एक मजबूर औरत है, उसके पति की दोनों टांगें चली गई हैं और वो मजबूरी में काम कर रही है। इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर एक दिन नीरज सीमा के पास जाता है और वो सीमा से कहता है कि अगर तुम मेरा दिल खुश करती रहोगी तो मैं तुम्हारे पति के इलाज में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सीमा पहले तो मना कर देती है इस बात से, क्योंकि सीमा एक अच्छी लड़की थी। वो एक गृहिणी थी, वो अपने पति को बहुत ज़्यादा चाहती थी और अपने पति के लिए ही वो इसे ये सब कर रही थी। मगर नीरज बहुत ही नीच किस्म का इंसान था, वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। अब उसके मेडिकल इश्यूज बढ़ते जा रहे थे। मनोज के मनोज के मेडिकल इश्यूज बढ़ते जा रहे थे, उसकी दवाइयों का खर्चा बढ़ते जा रहा था, जो कि सीमा उनकी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी। नीरज इसी बात का फ़ायदा उठाता है और वो एक बार फिर यही बात सीमा से एक दिन कहता है। सीमा मजबूर हो गई थी, करती भी तो क्या करती। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो नीरज की आगोश में आ जाती है। वो नीरज की सारी बातें मान लेती हैं। अब सीमा और नीरज का अवैध संबंध, अवैध रिश्ता हो जाता है। वो अक्सर उसी घर में अवैध संबंध बनाया करते थे। सीमा को भी इससे कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि इससे मुझे पैसे मिलते हैं जिससे मैं अपने पति का इलाज कर सकती हूँ। अब सीमा ये काम रोज रोज करने लगी। जब भी नीरज का मन करता, सीमा उसके बिस्तर पर चले जाया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन नीरज का दोस्त नीरज के घर पे आया और उसने सीमा को देखा। सीमा को देखते ही उसकी नीयत बदल गई। अब नीरज का दोस्त भी अपनी ज़रूरतों की डिमांड करने लगा। नीरज, जो कि वैसे ही नीच व्यक्ति था, वो कहता है ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, अगर इसको कोई खुशी मिल जाएगी तो मेरा ही फ़ायदा है। वो सीमा से बात करता है। सीमा तुरंत मना कर देती है, कहती मैं कोई वैश्या नहीं हूँ जो मैं इस तरह का काम करती हूँ। मगर नीरज उसको पैसों का लालच देता है। सीमा फिर से टूट जाती है। अब सीमा उसके साथ भी वही सब करने लगती है, मगर ये सब करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती थी, दुखी रहने लगी थी। क्योंकि किसी की आत्मा से अगर इस तरह से खेला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो दुखी रहने लगेगा। वो एक अच्छी लड़की थी, अपनी पति के लिए उसको ये सब करना पड़ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और बहुत ही मजबूर हो गई थी। उसकी अंदर की आत्मा बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, इसलिए वो बिल्कुल उदास उदास सी रहने लगी थी, जो कि उसके पति मनोज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो जानता था कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि ये मुझे नहीं बता रही है। एक दिन वो सीमा से पूछता भी है कि तुम इतना उदास क्यों रहती हो, मगर सीमा उस बात को नकार देती है। सीमा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। मगर मनोज को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मनोज एक दिन अपने दोस्त राजू को बुलाता है और राजू से कहता है कि देख, मैं तो अपाहिज हूँ, तेरी भाभी सीमा कहीं काम करने जाती है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है तू जाके देख। राजू उसकी जासूसी में लग जाता है। राजू जब उसकी जासूसी में लगता है तो उसको पता चलता है कि सीमा क्या क्या काम कर रही है। तभी राजू वापस आकर मनोज को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है और इस तरह की बात है। मनोज को जब ये बात पता चलती है तो मनोज अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। वो बिल्कुल विचलित हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है, मगर राजू उसको संभालता है।
मगर वो ये बात भी जानता था कि वो मेरे लिए ये सब कर रही है, मेरे इलाज के लिए ये सब कर रही है, इसलिए वो सीमा को कुछ नहीं कहता है। एक दिन मनोज फिर से राजू को बुलाता है, कहता है कि मुझे बाबा से मिलना है। राजू समझ जाता है कि मनोज बाबा से क्यों मिलना चाहता है। बाबा, जो कि एक खतरनाक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो गरीबों का मसीहा था। जब भी बाबा को ये बात पता चलती थी कि गरीबों का शोषण हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता था। तभी राजू मनोज को समझाता है कि देखो, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी सीमा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मगर मनोज उससे बार बार यही कहता है कि मुझे बाबा से मिलना है। खैर, राजू भी जानता था कि मनोज के अंदर क्या बीत रही है। अपने दोस्त की इस हालत को देखते हुए वो सारी बात बाबा को बता देता है। बाबा मनोज से मिलने आता है और मनोज से पूछता है, अब बताओ करना क्या है। तभी मनोज बाबा को बताता है, कहता है कि वही करना है जो नीच लोगों के साथ किया जाता है, जो गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर करते हैं, तुम्हें वही करना है। बाबा आओ देखता है ना ताव देखता है। बाबा तो वैसे ही उन लोगों से नफरत करता था जो गरीबों का शोषण करते हैं। तभी बाबा नीरज के घर पहुंच जाता है। पहले तो बाबा नीरज की जमकर सुताई करता है, उसके बाद वो उसे मौत के घाट उतार देता है। खैर, ये बात छुपने वाली तो नहीं थी, इसलिए पुलिस को भी पता चल जाता है कि नीरज की हत्या हो चुकी है। और कुछ दिनों बाद उनको ये भी पता चल जाता है कि बाबा ने ही नीरज की हत्या करी है। वो लोग बाबा को अरेस्ट करके थाने ले जाते हैं, एक चार्जशीट बनाते हैं और उसको कोर्ट में भेज दिया जाता है। बाबा किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताता। बाबा बस यही कहता है कि हाँ, मेरी जाति दुश्मनी थी, इसलिए मैंने नीरज को मार दिया। मगर कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे ये पता चले कि नीरज और बाबा के बीच में जाति दुश्मनी थी। तभी बाबा टूट जाता है और कहता है कि मैंने मनोज के कहने पर ऐसा ऐसा किया था। तब इस बात का खुलासा होता है कि क्या क्या हुआ था। सारी बात सुनकर कोर्ट को दोनों के प्रति सहानुभूति होती है, मगर कानून तो कानून होता है। उनके साथ जो शोषण हो रहा था और बाबा ने भी काम जो किया था वो तो गलत ही किया था, मगर शोषण के प्रति होने वाला अपराध जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए कोर्ट को बाबा से भी सहानुभूति थी और मनोज से भी सहानुभूति थी। अब कोर्ट बाबा को 5 साल की सज़ा सुनाती है और मनोज को, जो कि जुर्म को उकसाने के लिए कृत्य किया गया था, उसके लिए मनोज को 1 साल की सज़ा सुनाती है। ये बात सीमा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि गरीबी वो चीज़ होती है जिसकी मजबूरी के कारण लोगों को क्या क्या करना पड़ जाता है और जिसके कारण क्या क्या हो जाता है। तो दोस्तों, मजबूरी बहुत ही बुरी चीज़ होती है। मजबूरी में आदमी जाने क्या क्या कर जाता है और क्या क्या हो जाता है। इसलिए मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि व्यक्ति चाहे जितना भी मजबूर हो जाए, मगर उसको सही काम करना चाहिए। अगर सीमा पहली ही दफ़ा में नीरज को मना कर देती तो इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। मनोज के इलाज के लिए उसने ये सब किया, उसके ये सब होने के बाद ऐसा ऐसा काम हो गया। इसलिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुले दिमाग से सोचना चाहिए और सोच समझकर निष्कर्ष निकालना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको ही हानि हो। तो अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।